जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह से जिया पे लोटे काला नाग हो कचौड़ी गली सुन कैला बल मुँह सुन कैला बल मुँह सुन कैला बल मुँह सुन कैला बल मुँह सुन कैला बल मुँह। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया हाँ बैठो बैठो। विश्वास नहीं हो रहा है कचौड़ी गली हमारे गाड़ी में आ गई है। मेरे लिए भी मतलब हाँ? बहुत ही मतलब प्यारा कि मतलब बिहार को इस तरह से रिप्रेजेंट कर पाना बहुत बड़ी बात है यार। हाँ। बहुत बड़ी बात है। हम तो इट इज लाइक कि कचौड़ी गली कचौड़ी गाड़ी हो गई हमारी। और बताओ कैसा बहुत बढ़िया है कैसा यार। रहा हम लोग सफर? तो सफर हम लोग सोच रहे थे कि थोड़ा वेन्यू का हम लोग को कभी कभी इश्यू हो जाता है, हाँ बट वी थॉट कि मुजफ्फरपुर से आने में। हाँ अच्छा, एक मुजफ्फरपुर से यू आर रिलेटेड राइट? मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें बोला उन्होंने कि पापा ट्रांसफर कि मुजफ्फरपुर में पहली बार हारमोनियम हाँ पकड़ा था। बिल्कुल बिल्कुल कैसा हुआ था, क्या था वो? 2005 में एक लाइक पापा बिकॉज जुडिशरी में थे तो एक वकील थे जो म्यूजिक करते थे, तो भैया को सीखना था म्यूजिक, भैया का मन था तो हारमोनियम आया घर पे। अच्छा। अब टीचर का बात हुआ कि कौन सिखाएगा, तो फिर वकील साहब थे वो, हाँ। तो भैया के टीचर बने। तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे, हाँ। तो दोनों भाई बहन जाके पहुंच जाते थे एकदम। हाँ। तो पहली बार मतलब वो कि सीखने का जो है हाँ। वहीं से मतलब एकदम जो शुरुआत हुआ, मतलब कुछ टाइम ही सीखे, हमको लगता है 2-4 क्लास किए होंगे 5 साल की उम्र में। बट कहाँ सीखे वहाँ पे, मतलब मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में एग्जैक्ट एरिया तो नहीं पता है, बट वही मतलब वकील साहब जो थे। क्या याद है मुजफ्फरपुर का? मतलब मुजफ्फरपुर का तो बहुत कुछ याद है, मतलब मोती झील हाँ है, वैशाली बेकर्स करके होता अरे था। वैशाली पेस्ट्री हुआ करती थी। हाँ। हाँ। तो उस टाइम में ना वो इतना नहीं, अब जैसे जाके देखते हैं तो बहुत ऐसे, पहले महाराजा करके कुछ महाराजा की मिठाई, समोसा, हाँ, वो हाँ। 3 रुपए में समोसा आता था। अब तो क्या है कि आप 10 रुपए वाला समोसा भी खा रहे हैं, हाँ। तो आप 2 खा लेंगे। हाँ। महाराजा को 3 रुपए वाला एक समोसा हमको याद है। हाँ। उस उम्र में तो आधा भी नहीं खा पाते हैं, लेकिन अगर उम्र दराज भी हो हाँ। तो भी एक समोसा से ज्यादा आज नहीं। भी याद होगा उनका। हमको बचपन में वो महाराजा वाला टेस्ट तो अब नहीं याद है, लेकिन अब हम जब भी जाते हैं ना वहाँ मुजफ्फरपुर, तो वहाँ राम दयालु नहीं, एक कोई तो जगह है, गिन्नीपुर करके जगह है। गन्नीपुर हाँ। तो गन्नीपुर में है शंकर समोसा। अच्छा। हाँ, इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत लोग जो जुड़े हैं वो जानते हैं शंकर समोसा। अच्छा, हम नहीं जानते, अब जाएंगे तो हम पोस्ट करते रहते थे कि शंकर समोसा, तो वो देते हैं 12 रुपए में 3 समोसा, वो छोटे छोटे, और उसके साथ चटनी, वो बड़ा मस्त लगता है खाने में। तो हम बहुत बार होता है कि मुजफ्फरपुर जाने का एक कारण शंकर समोसा होता है मेरा। नहीं यार, मुजफ्फरपुर में तो हमको लगता है कि हम लोग दिल्ली से एक बार हम लोग के एक टीचर आए थे हम लोग को छोड़ने के लिए छुट्टियों में। हाँ। उनको हम लोगों ने एक समोसा खिला दिया। हाँ। और ये बंदा जो था, ये मतलब फिजिकल एजुकेशन के टीचर थे, वेरी फिट गाय। उनको एक समोसा खिलवाया हम लोगों ने महाराजा का। और उसके बाद प्लेट में उनके 2 पड़ा हुआ था। तो उन्होंने कैसे जबरदस्ती करके उन्होंने 2 तो खा लिया, पर जैसे ही तीसरा दिया उन्होंने हाथ जोड़े पकड़ लिए कि भाई प्लीज अब मत खिलाओ। अच्छा, अभी भी महाराजा का समोसा वैसा ही है? महाराजा का समोसा हमको अभी भी, अब बहुत लोगों को क्या हो गया है कि अब समोसे में भी लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए। यार खाने के बाद ज्यादा भारी नहीं लगना चाहिए, उसमें थोड़ा मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर मिठाई कम मीठी होनी चाहिए, तो शायद वो लोग समोसे में भी ना थोड़ा कम मसाला और कम घी ढूंढने लगे हैं। बट हमको अभी भी लगता है कि क्योंकि क्या है कि जो लोग उस शहर में बड़े हुए ना, उनका थोड़ा सा याद भी है। जैसे हमने इंटरव्यू देखा आपका एक, उसमें आपने बोला था कि यार अच्छा, हम तुमको तुम बोल सकते हैं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अच्छा, तो एक बात तुम इसलिए, अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि मतलब कि अब ये तो फिल्में बनने लगी, मतलब गाना बनने लगा, कुछ ऐसा लगता है कि इस गाने के बाद थोड़ी सी आम जनता से थोड़ी कोई दीवार खड़ी हो गई है? नहीं, मतलब बस वही हो कि एक वो जो रिस्पेक्ट का दायरा है वो तो हमेशा से ही, मतलब वो इनफैक्ट हम भी किसी से बात करें तो वो दायरा रहना चाहिए, बस उतना ही है। क्या दायरा रहता है रिस्पेक्ट का? व्हाट इज इट दैट यू एक्सपेक्ट एज एन आर्टिस्ट और एज अ पर्सन, जो कि एज अ ह्यूमन ही, एज अ ह्यूमन जो
अच्छा, एज अ ह्यूमन मतलब व्हाट इज इट दैट यू अब तो मतलब अपार्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, आप मतलब दोस्तों में तो फिर बात अलग हो जाती है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एनीवन वुड एक्सपेक्ट डिग्निटी, बस उतना ही रहता है आई थिंक। अच्छा, हाँ, ये अगर वो हुआ तो वो तो फिर मेरा ईगो बोलेगा, वो तो पता नहीं कि हो सकता है आने वाले टाइम में आ जाए, बट वो इवन आई डोंट नो। अच्छा, ईगो कैसे, मतलब डू यू थिंक ईगो कैसे, मतलब ईगो को कैसे वो शांत कैसे रखते हो, वो किस चीजों पे ट्रिगर होता है? वो सेल्फ रिस्पेक्ट का जो एक बाउंड्री होती है और वो ईगो में चली जाती है। हाँ, वो कुछ तो मोमेंट होता होगा ना जो ट्रिगर करता होगा, कहते हैं यार ये जो है ना, मतलब आई थिंक वो सबके साथ ही होता है, वो आपके दिमाग में आपको समझना होता है कि मतलब आप किस वे में, वो धीरे धीरे ही आता है। अब बट ये है कि वो जिस तरह से जाता है जर्नी पे बहुत डिपेंड करता है। जैसे मेरे लिए जर्नी ही वैसा हुआ कि मतलब मेरे अंदर उतना समझ है कि क्या होता है वो, बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है। अब ये गाना जो आया कचौड़ी गली, इसके बाद थोड़ा सा आया कुछ ऐसा मानसिकता कुछ बदली, कुछ लगा कि हाँ मतलब वो कुछ तो कर लिया है, कहीं तो पहुंच गए हैं। कुछ सेकंड्स के लिए ये लगता है कि यार कोक स्टूडियो भारत और मतलब इतना गाना हर जगह लोग सुन रहे हैं, तो एक सेकंड के लिए वो खुशी है बस। बट ईगो क्या होता है, वो आपके सर पे चढ़ जाता है कि यार अब तो हम हैं। लेकिन एक नेक्स्ट मोमेंट, सबसे अच्छी बात है कि ये गाना भी बनारस के बारे में है और बनारस बहुत जुड़ा हुआ है हमसे। तो जब आप बनारस में जाते हैं, आप देखते हैं, मतलब आप कबीर, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है, जब आप कबीर को पढ़ते हैं या बनारस जाते हैं, आप देखते हैं तो आपको दिखता है वहां पे मणिकर्णिका पे, तो आप किस बात का आप कमेंट कर लोगे? But aren't you too young to think about all these things? Yeah, spiritually you have been very connected since childhood. ऐसा कुछ लगता है कि हाँ? I have been connected. Because you must be what, like 25, 26? 25, yeah. 25 साल का लड़का is talking about मणिकर्णिका घाट or the end. It is slightly, मतलब you are too young to do it. But I'm sure अगर कोई emotionally charged बंदा होगा तो ही वो इतना या spiritually charged. I think I explored कबीर बहुत जल्दी, बहुत ही ज्यादा जल्दी, मतलब इतना ज्यादा जल्दी शायद नहीं करना था, मगर उनका बहुत सारा जो लिखा हुआ है, जैसे युगन युगन हम योगी, नहीं हरवा हमका न भावे, उसमें हाउ ही टॉक्स अबाउट लाइफ एंड डेथ, और फिर हाउ ही टॉक्स अबाउट इट, थोड़ा बताएंगे आप? मतलब अगर बात करें ये गाना साईं की नगरिया परम अति सुंदर, एंड ही टॉक्स अबाउट मतलब हेवन or something that is beyond this part of the world that we are living in, and how the person wants to escape this trap of life, मोह माया में जो फंस के हम लोग रह जाते हैं। वो बहुत प्यारे तरीके से, मतलब वो अगर आप कॉम्पोजिशन ही सुने तो हमको याद है, हम जब पहली बार सुने थे योगी, तो पता नहीं उसमें क्या है, बट आई कुड इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग अराउंड। अच्छा, मतलब अगर बात करें कि उस मोमेंट में क्या हुआ था मेरे साथ, कि हमको हर मोमेंट पे दिख रहा था कि लाइफ का एंड क्या है, और I feel I am too young to understand all explore this. No, not to understand, but I think मैं बस इसीलिए आपसे ये बात पूछ रहा हूँ that you are like too young. अभी मतलब जैसे हम लोग मे बी आपके उम्र में थे या तुम्हारे उम्र में थे, तो हम लोग को लगता था कि यार अभी तो अभी तो पहले कुछ जिंदगी का थोड़ा मजा ले लें, फिर उसके बाद बाकी सारे कमाने की भी नहीं सोची थी, but I think you talking about Kabir and you talking about death and life and heaven at such a young age, I think it means a lot. It means that you have been spiritually nourished. So is that true? Is that और क्या, मतलब कबीर के बारे में और क्या अच्छा लगता है आपको, और किसको फॉलो करते हैं? कबीर का मतलब सबसे ज्यादा जो हम पे इम्पैक्ट किया निर्गुण, और नॉट जस्ट कबीर का, एक विष्णुकांत ओझा या विष्णु कुमार ओझा जी हैं, उनका एक निर्गुण है, बसवा पे ले विमाना घाट ले चारी जाना, मुहवा पे अगिया अपने जमल का, मतलब जो जन्म दिया है वही आग दे रहा है। तो ये सब चीज अगर विजुअलाइज आप करें तो आपको बहुत सारा चीज समझ में आता है लाइफ के बारे में, मतलब विच आई कांट एक्सप्लेन बट विच यू जस्ट एक्सपीरियंस। और कैसे हुआ ये पूरा जो ये कोक स्टूडियो का जो पूरी जर्नी थी, ये कैसे स्टार्ट हुई? कोक स्टूडियो का जर्नी हुआ कि मतलब पहले तो हम बस डालते थे इंस्टाग्राम पे, सबसे पहले वही था कि एक एज तक तो आपको रहता है कि यार फेमस होना है भाई, मतलब बहुत सारे नंबर ऑफ फॉलोअर्स हो और सब जाने, है ना। तो वो हुआ, मतलब वो करते करते एक नंबर तो अटेन कर लिया,
और मतलब अच्छा खासा मैसेज आ रहा है, बट वो सेटिस्फैक्शन जो है एज एन आर्टिस्ट, वो कहीं ना कहीं वो अभी भी मिसिंग है। अभी लगता है उस जर्नी पे है, उस टाइम में वो मिसिंग लग रहा था। अब लगता है कि वो जर्नी है, वो थ्रू आउट जो चेज होता है वो लगा रहेगा, कि मतलब दिस इज नॉट द एंड, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। जैसे दिस इज अ न्यू एरा, जैसे कोक स्टूडियो आया, तो इट फील्स लाइक अ न्यू एरा टू मतलब व्हाट आई वाज ट्राइंग टू डू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। अच्छा, जो कोक स्टूडियो का जो पूरा जो सेटअप आता है, एंड जैसे इट लुक्स वेरी स्ट्रेट आउट ऑफ, वो पूरा एक सपना जैसा लगता है। उसका जो सेटअप भी है, उसका जो सेट है पूरा, वो जो पहली बार यू एंटर्ड इट, तो जैसे वो आप सेट पे आए, मतलब कैसा लग रहा था? वाज इट लाइक टू ग्रैंड, और वाज इट लाइक आपको लगा कि यार मतलब बहुत बहुत बड़ी चीज कुछ हो रही है? हाँ, मतलब जो सेट था वो, एक तो अमित जो डायरेक्टर हैं, मतलब उनके अंडर सब कुछ डिजाइन हुआ, और मतलब वो ऐसा था कि एक सेट के रूप में बनारस में पहुंचे हुए हैं। मतलब वो बहुत प्यारा सा, वो ग्रैंड तो था बट बहुत कंफर्टिंग था। मतलब ऐसा बाकी अगर आप सेट पे जाएं तो आंख ऐसे चौंधिया जाता है कि अरे भाई, मतलब किधर देखना है, क्या करना है, कैसे करना है। वहां पे बहुत कंफर्टेबल माहौल था, मतलब सब कुछ अपना लग रहा था, और लोग भी थे, मतलब सब दोस्त वगैरह भी थे। अच्छा, लोग मुझसे, जैसे मैं पूछ रहा था, मैं गाने आपके कुछ लोगों को ऐसे ही दिखा रहा था। तो जैसे जो लोग गाने नहीं सुनते या उनको, तो मैं दिखा रहा था कि देखिए मैं इनका इंटरव्यू करने जा रहा हूँ, इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि यार अच्छा, ये बंदा क्या मतलब सही में गा रहा है? वो वही गा रहा है जहां वो बैठा है? डू यू जनरली गेट सच क्वेश्चंस, ऐसा कुछ? मतलब क्या जब सेट से जब लौटते हो आप, तो क्या पूछते हैं लोग? व्हाट इज द क्वेश्चन दैट पीपल हैव, जो दोस्त पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं, कि जब सेट से लौट के आए तो क्या पूछा लोगों ने? सबसे पहले तो सबका यही रहता है कि मतलब कैसा फील हुआ, एक्सपीरियंस कैसा था वहां पे, मतलब कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस। बिकॉज पहले मेरे मन में भी यही सवाल था, हम भी यही पूछते हैं दोस्तों से। तो सबसे पहला यही सवाल है कि मतलब कोक स्टूडियो का एक्सपीरियंस कैसा था। और अगर कोई लोग पूछे कि भाई कैसे कोक स्टूडियो में जाना है, कैसे पिच किया, लेट से एक गाइड बनानी होगी यार, कोक स्टूडियो कैसे लोग कोक स्टूडियो में जाते हैं, तो क्या बोलोगे आप? कैसे उसको ब्रेक डाउन कैसे करोगे? गाइड तो ये है कि आप जो कर रहे हैं, जो भी म्यूजिक कर रहे हैं, उस पे बिलीव रखें और करते रहें निरंतर। उसको कोई ऐसा नहीं है कि मतलब ऐसे पैटर्न करेंगे, वैसे 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 करके पहुंच जाएंगे। वो अगर हम बता भी दें तो मतलब इसकी कोई वो नहीं है, कोई चीट कोड नहीं है कोक स्टूडियो में पहुंचने का। बट डू यू थिंक कि बीइंग नॉट अ फोक सिंगर, मे बी, मतलब एक फोक सिंगर जो राजस्थान से हो, शायद उसके लिए चीजें आसान हो, बिकॉज राजस्थानी फोक तो आप देख रहे हैं कोक स्टूडियो में भी कई बार आ चुका है, और दुनिया में तकरीबन, एटलीस्ट भारत में हम सारे लोग वाकिफ हैं। भोजपुरी, एज अ भोजपुरी फोक सिंगर, या इस तरफ के जो सिंगर हैं आप, जैसे मेरे ख्याल से आपको कितने लैंग्वेजेस में गाते हैं आप? भोजपुरी, मगही, मैथिली, हिंदी, इंग्लिश, और भी मतलब बंगाली भी। अच्छा, मेरे मन में ये सवाल था कि आप किस तरह का म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं? यार हम तो बताएं, हम तो एक समय में हर तरह का, कोक स्टूडियो तो ऑब्वियसली हम लोगों ने, हमको लगता है कि हम कोक स्टूडियो बहुत दिनों से काफी सुन रहे हैं। और पिछले आई थिंक लास्ट वाला था, उसका ओपनिंग ट्रैक वाज ये मैथिली ठाकुर का, शायद उन्होंने डाला था, वो जो होली, वो वाला गाना भी बड़ा अच्छा था। उसके अलावा भी मुझे लगता है कि जैसे ऑब्वियसली पाकिस्तानी कोक स्टूडियो बहुत ही जबरदस्त है, वो भी सुनते ही हैं बिल्कुल। और फेवरेट कोक स्टूडियो गाना? फेवरेट कोक स्टूडियो का गाना मुझे लगता है वो राजस्थानी सिंगर हैं, खान, जिनका नाम है मामे खान। हाँ, उनका गाना मुझे, मतलब मेरे दिमाग में एकदम चढ़ा रहता है। इनफैक्ट आज भी विच इज योर फेवरेट, मतलब आपका कोक स्टूडियो का सबसे अच्छा कौन सा ट्रैक है, अपार्ट फ्रॉम योर ट्रैक ऑब्वियसली? कौन सा? मेरे लिए तो कोक स्टूडियो का एक बहुत मतलब बैक स्टोरी ये भी है, कोक स्टूडियो क्यों हमेशा से मैनिफेस्टेशन में भी इसलिए था क्योंकि हम जब बहुत छोटे थे तो एक गाना है, मोरा सैया मुझसे बोले ना। एक बार गा के सुनाइए वो गाना। सावन बे तो जाए पिहरवा, मन मोरा
घबराए मन मोरा घबराए सो गए परदेस पिया तुम चैन हमें नहीं आए मोरा सैया मुझसे बोले ना। अरे वाह यार, लग रहा है बगल में बहुत अच्छा कोई साउंड सिस्टम चल रहा है और हम लोग गाना सुन रहे। क्या स्टोरी है, बैक स्टोरी अभी आपने बोली, क्या मैनिफेस्टेशन में क्या था? जब हम 12-13 साल के थे, जब हमको कोक स्टूडियो के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि क्या होता है कोक स्टूडियो, तो ये गाना मेरे फोन में था, मतलब छोटे से फोन में ये कोक स्टूडियो का गाना था, खमाज। अच्छा। हाँ, और संग बाय शफकत अमानत अली खान, मतलब बहुत ही प्यारे सिंगर हैं बॉलीवुड के, जिनका गाना है मितवा। उनका एक बहुत अच्छा एल्बम था, हाँ, इफ यू रिमेम्बर। या उसमें मुझे उस एल्बम का एक्चुअली नाम नहीं है याद है, मुझे लगता है कि मैं शायद उसमें मिड डे न्यूज़पेपर या कहीं पे हुआ करता था और मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, शफकत। हाँ, मैंने उनका उस एल्बम में, उनका उस एल्बम का एक गाना भी बड़ा फेमस था, और मुझे ध्यान नहीं समथिंग अराउंड, हाँ, ताबीर। आई लव दैट। तो ताबीर जो एल्बम थी उसके लिए मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, बहुत ही जबरदस्त। उसके 2-3 ट्रैक्स अब मुझे ध्यान नहीं आ रहे, बट बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। और कौन कौन सा गाना सुनना पसंद करते हैं? गाना तो मेनली वही सेमी क्लासिकल। अच्छा, वो स्टोरी कंप्लीट नहीं हुई कि तो कैसे हुआ फिर? तो ये गाना था और ये मैनिफेस्टेशन था कि मतलब, और वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स में अगर हम बात करें तो शफकत सर इज देयर। और जब हम अभी कुछ साल पहले जो मेरा पहला गाना जो आया वो उनके बेटे के साथ है, सरदार शफकत। अरे वाह। गाने का नाम था मोरे साइया, और उसमें ये गाना शफकत सर का कहना था कि ये गाना तुम लोग ऐड करो, काफी अच्छा लगेगा। और उनका ग्रामेटिकल, मेरा जितना कुछ ग्रामेटिकल एरर था वो उसको करेक्ट किए गाने में, बिकॉज वो बहुत ही मतलब उर्दू हिंदी उनको बहुत ज्यादा समझ है, मतलब जिस तरह से, और बहुत लोगों को पता नहीं है उनका ही लिखा हुआ है आंखों के सागर, मोरे साइया। अरे वाह। तो ये गाना कहाँ रिकॉर्ड हुआ था और कहाँ पे जो पहला गाना था वो? ये पहला गाना हम तो यहीं पे रिकॉर्ड किए, पटना में। अच्छा। और वो रिकॉर्ड किए थे लाहौर में, और फिर हम लोग कोलैबोरेट किए उसमें में। अच्छा। और वो गाना कहाँ पे सुन सकते हैं हम लोग? स्पॉटिफाई पे। कैसा लगा जब ये कोलैबोरेशन हुआ, मैनिफेस्टेशन हुआ? यू बिलीव कि चीजों को मैनिफेस्ट करने से चीजें हो जाती हैं? क्या मैनिफेस्टेशन चल रहा है अभी व्हाट इज लाइक आफ्टर कोक स्टूडियो? अब क्या है? एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, टाइनी डेस्क। हाँ, मतलब हम बहुत सुनते हैं उस पे। अच्छा। उसको टाइनी डेस्क को और एनपीआर का एक ब्रांच है टाइनी डेस्क, तो वो मैनिफेस्टेशन है। बट लेट्स सी, जस्ट मतलब वही है कि मतलब उसके लिए मतलब जितना कुछ करना है वो। और बॉलीवुड में मतलब प्लेबैक सिंगिंग का या इन सब चीजों का कुछ इरादा है? कुछ सोचा है? प्लेबैक कर सकते हैं, मतलब जरूर, मतलब कर सकते हैं, लेकिन सोचा नहीं है, या लाइक कुछ चीजें और एजेंडा में है कि मतलब समथिंग नॉट दैट आई हैव ड्रीम्ड ऑफ, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब ये करना है, मतलब मेरे लिए वो पूरा वही चेंज हो जाता है जो पर्पस है ना। मतलब मेरा पर्पस है कि जब म्यूजिक को कचौड़ी गली भी जब बन रहा था तो कचौड़ी गली को लेके ऐसा नहीं था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, वैसे कर देंगे, वैसे कर देंगे। वो गाना था कि कितना प्यारा गाना निकल के आ सकता है कि जब हम लोग कहीं बैठ के सुने तो मजा आ जाए सुन के। अच्छा, तो जैसे मुझे लगता है कि मैथिली ठाकुर भी हैं, उन्होंने भी एक समय डिसाइड किया कि मतलब आई कैन लिव और सस्टेन विदाउट बॉलीवुड सिंगिंग। डू यू फील समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट? डू यू थिंक कि ऐसा कुछ है कि मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं बॉलीवुड में गाऊं या मैं मेन स्ट्रीम में गाऊं? ऐसा कुछ डू यू थिंक? मतलब आई एम नॉट अगेंस्ट इट, बट मेरे लिए ऐसा है कि अगर इफ यू गिव मी द इंडिपेंडेंस टू मेक सॉन्ग्स द वे आई वांट टू विद द पीपल जो सेम गोल लेके काम कर रहे हैं। अगर बात करें क्यों ये चीज पॉसिबल भी हुआ, क्योंकि ख्वाब
जिन्होंने गाना प्रोड्यूस किया है, वो भी एकदम सेम माइंडसेट से आते हैं कि गाना कितना खूबसूरत बना सकते हैं। मतलब हम लोग इधर उधर सोचते ही नहीं कि मतलब गाना आगे क्या होगा, कैसे होगा। गाना जितने प्यारे वे में हम लोग स्टूडियो में बैठते हैं तो हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत मजा आता है। और गाना कैसे, मतलब क्या जब गाने को लिखते हैं या गाने को कंपोज करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो व्हाट इज इट दैट इट इज लाइक आपके हिसाब से होना चाहिए कि हाँ भाई लिरिक्स कैसे होने चाहिए, या व्हाट इज इट दैट यू थिंक मेक्स अ सॉन्ग ब्यूटीफुल? इन द मोमेंट जो भी फील हो रहा है, मतलब आप जो भी फील कर रहे हैं स्टूडियो में, और फिर आप डिस्कस करते हैं, मतलब क्योंकि बहुत टेलीपैथी सा सीन होता है। मतलब जब आप साथ में ऐसे इंसान के साथ म्यूजिक बना रहे हैं जो मतलब आपके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, और मतलब बहुत मजा आता है। डू यू थिंक कचौड़ी गली में देयर इज अ कुछ दर्द भी है माइग्रेशन का, विच आई हैव रेड अ लॉट अबाउट? कैन यू एक्सप्लेन दैट? सबसे बड़ा रीजन वही हुआ, मतलब ख्वाब का टेक्स्ट करने का बहुत बड़ा रीजन था कि मेरा एक पोस्ट था जिसमें हम ये दर्द एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्योंकि मेरे लिए भी बहुत अजीब सा एक्सपीरियंस था कि हम बचपन से, क्योंकि बिहार में लाइक बिहार में पैदा हुए, और पापा जो है वो बजाते थे बचपन से, मतलब गजल या बिहारी फोक और या मिर्जापुरी कजरी है, ये बजता था बचपन से। तो बचपन से मजा आता था सुनने में कि अरे यार क्या गाना है, मजा आ गया। फिर एक दिन क्योंकि हमको परफॉर्म करना था तो हम गा रहे थे, तो ऐसे ही दिमाग में आया कि हथवा में होती जो हमरे कटरिया बहा दे तो गोरवन के खून हो। बोले ये क्या भाई, ये क्या कहना चाह रही है ये। तो हम एकदम ऐसा गूगल पे गए कि क्या होता है भाई, इसका मतलब क्या होता है। पूरा लिरिक्स पढ़ा जाए, पूरा लिरिक्स पढ़े तो थोड़ा थोड़ा जो भोजपुरी हमको समझ में आता, क्योंकि आरा में रहे तो गाना पूरा समझ में आया। अब हम सोचे कि इसका बैक स्टोरी देखें क्या है, फिर देखे इंडो बर्मीज वॉर, फिर देखे कैसे ब्रिटिशर्स उठा के ले जाते थे। और अब तो क्या है कि अब बहुत सारा चीज दिमाग में आने लगा कि अभी क्या है कि अभी अगर कोई बाहर जाता है, मान लीजिए लॉन्गिंग, वो लॉन्गिंग नहीं है अब, है ना, कि अगर मान लीजिए हम घर से बाहर गए, घर का याद आ रहा है तो हम एक कॉल मिला दिए। उस टाइम तो कोई उपाय ही नहीं था। कब किस परिस्थिति में है वो इंसान जिसको ले जाया पता ही नहीं है जिंदा है कि नहीं है। तो अब वो दर्द को आप अचानक से फील करते हैं और वो आपको कल परफॉर्म करना है, तो वो हुआ। अब वो चीज दिमाग में चल रहा था, तो इनफैक्ट परफॉर्मेंस से पहले हम बहुत रोए थे, मतलब एकदम मेरे आंख में आंसू था, और हम बार बार ऐसे वेन्यू से नीचे जा रहे हैं और वॉशरूम जा रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई मतलब ये हम कैसे, अब ये क्या हमको फील हो रहा है। मतलब वो आप खुद कश्मकश में रहते हैं कि हम इस पर डांस करते थे बचपन से, भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। जैसे लोग कहते हैं कि बहुत सारे नर्सरी राइम्स हैं जिनकी जो बैक स्टोरी है वो बड़ी ब्रूटल है या बड़ी, इट्स वेरी डार्क, है ना। बिल्कुल। व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टोरी ऑफ कचौड़ी गली? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे जो रील्स चल रही हैं कि वो एक लेडी पे बेस्ड था, और मतलब वो जो रंगून वाला पूरा जो उसमें वो है, बट ये भी देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे रील हैं जो कि सही नहीं चल रहे हैं। एज इन व्हाट इज द ट्रू स्टोरी ऑफ इट, एज इन अगर इन फ्यू वर्ड्स इफ यू कैन एक्सप्लेन सही कहानी उसकी क्या है? ट्रू स्टोरी, मतलब मेरा जैसा मानना है, जैसे फोक म्यूजिक जहाँ से आता है, अगर विद्यापति को देखें तो वो जिस वे में लिखते थे, तो फोक बेसिकली क्या है, आप चीजों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, लिखते हैं, है ना। तो मेरा मानना है कि कोई इस चीज पूरे सिनेरियो को ऑब्जर्व किया होगा या किसी के साथ घटा होगा और वो अपना दर्द लिख रही है, और कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि मतलब जैसे क्या था, कहत कबीर सुनो भाई साधो, उस टाइम में फीमेल के पास उतना राइट्स ही नहीं था कि वो अपना नाम ऐसे दर्ज करके लिखें उस चीज में, क्योंकि उनका अलाउड नहीं था लिखना। अगर आप समय में पीछे जाएं, जैसे जैसे एक बहुत पहले की जो उर्दू की राइटर थी वो बिहार से ही थी, उनका नाम था नसीबन बीबी। तो नसीबन बीबी ने जब पहली उर्दू जो नॉवल थी वो उन्होंने ही लिखी थी, और ये बहुत पहले की बात है, और लोग कहते थे कि यार आज भी उनके नाम पे, मतलब फर्स्ट उर्दू नॉवलिस्ट वाज फ्रॉम बिहार, और
मतलब यही मेरे ख्याल से पटना की ही थी, हाँ। फ्रॉम अ गुड फैमिली, हाँ। वेल एजुकेटेड फैमिली, बट उनके लिए भी जो लिखना था ना, हाँ। कि लड़की कैसे लिख सकती है, हाँ। वो बहुत बहुत जबरदस्त उस हाँ। समय भी उनको अपोजिशन उस समय हम्म। उनको मिला था। एक सेकंड आई जस्ट टेक भाई साहब जाने दो। और पटना की ट्रैफिक कैसे लगती है? पटना की ट्रैफिक तो एकदम, पटना में कभी गाड़ी कभी चलाना जो है ना, हाँ। बहुत ही मुश्किल का काम है। सबसे बार बार मुझे वो खतरनाक- पंचायत का वो सीन याद हाँ। आता है, रोडी बवासीर है। Have you, अरे do you watch OTT देखते हैं? वेरी मच। कौन कौन सा शो देखते हैं OTT पे? पंचायत देखे हैं, और तो मतलब पंचायत में भी तो दुर्गेश जी दरभंगा के ही हैं। हाँ हाँ, ये दरभंगा और मिथिला रीजन के लोग इतना मतलब इतना जबरदस्त। इनफैक्ट संजय मिश्रा जी संजय मिश्रा जी का भी पॉडकास्ट किया था हम लोगों ने। लेकिन डू यू थिंक कि मिथिला रीजन जो है वो थोड़ा ज्यादा रिच है कल्चरली, या उन्होंने ज्यादा कल्चर को मतलब सहेज के रखा है रादर देन रेस्ट ऑफ द बिहार? डू यू थिंक? क्योंकि मैं बताता हूँ मैं कॉन्टेक्स्ट क्या ले रहा हूँ इस चीज का। मैं कॉन्टेक्स्ट ये ले रहा हूँ कि जैसे कि जब हम लोग राजस्थान जाते हैं ना, तो मैं राजस्थान में एक चीज देखता हूँ कि उन्होंने अपने कल्चर को ना सिर्फ बचा के रखा है, ना सिर्फ सहेज के रखा है, बल्कि आई थिंक वो उसको मार्केट भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। जैसे इफ यू गो टू बैंकॉक, वो सब कहते हैं यार वो स्वादी खां नॉट बैंकॉक इज नॉट एग्जैक्ट गुड रेफरेंस, बट आई थिंक वो जैसे हो जाता है कि यार अब जैसे हम जैसे हम राजस्थान जा रहे हैं तो वहां से भी हम कुछ ऐसे शब्द उठा के ले आते हैं, और आप देखो तो वो पूरा का पूरा जो राज्य है ना, वो जबरदस्त तरीके से अपना टूरिज्म से भी पैसे बना रहा है, अपने कल्चर को से भी पैसे बना रहा है। बट बिहार में वो चीज अगर वो कहीं दिखती है तो वो सिर्फ मिथिला में ही दिखती है, मुझे लगता है। डू यू थिंक व्हाट इज इट दैट जो मिथिला के लोग हैं वो सही कर रहे हैं, और मे बी बाकी जो लोग हैं वो उतना अच्छे से नहीं कर पा रहे? अगर हिस्टोरिकली भी देखें ना, तो जो राजा थे, तो वहां पे घराना, दरभंगा घराना है, और दरभंगा घराना अभी तक मतलब ध्रुपद में जो प्रोमिनेंट घराना है, मतलब एक तो डागर का है, एक हम लोग का दरभंगा घराना है ना। तो उस टाइम से ही कल्चर को बहुत ज्यादा वो दिया गया था महत्व। हालांकि अभी के टाइम में क्या है कि कल्चर तो जिंदा है, बट वो अगर आप दरभंगा जाएं तो कुछ कुछ चीजें हमको बहुत ऐसे अच्छा नहीं लगता है वो दरभंगा जाके, कि वो जो धरोहर है उसको प्रिजर्व नहीं कर पाए हम। बट फिर भी मुझे लगता है कि वो जो मुझे जैसे लगता है कि कल्चरली रिच है। तो मेरी छोटी बहन जो है वो दरभंगा से ही रहती है, दरभंगा में ही रहती है, मतलब दरभंगा आना जाना रहता है मेरा। तो जैसे मैं वो राज वाला एरिया देखता हूँ, या फिर जो वो बस स्टैंड के बगल वाला जो एरिया है जो देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि यार ये आई थिंक अंदर तो सारा कुछ शायद मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है, बट अंदर शायद अब लोग रहते हैं और प्लॉटिंग होके वो कट चुका है। मुझे लगता है दिस कुड हैव बीन समथिंग जो कि मतलब आप समझो कि आपकी विरासत थी और आपने उसको इस हिसाब से वो चली गई। डू यू थिंक वो दरभंगा में या मिथिला रीजन में नहीं हुआ जो कि होना चाहिए था? बिल्कुल, मतलब ये इसको बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाना चाहिए था, क्योंकि दरभंगा में रहे हैं, और दरभंगा मतलब हमको अगर बोले बिहार में सबसे करीब कौन सा जगह है मेरे, शहर है मेरे दिल के, तो दरभंगा ही है। अच्छा। दरभंगा राज में जाना, श्यामा माई जाना, और फिर बहुत बहुत मजा आता था। हम ऐसे रहते थे लहरिया सराय में, दरभंगा में आनंद बेकर्स में वो पेस्ट्री बचपन में खाना। अच्छा, लहरिया सराय में रहते थे आप? हाँ। अच्छा, वहीं पे श्यामा माई मंदिर का काफी ज्यादा वो है, मतलब मुझे लगता है कि जैसे पटना में महावीर मंदिर है, मुजफ्फरपुर में गरीबनाथ है। उसी तरह से मुझे लगता है कि श्यामा माई मंदिर का काफी ज्यादा जो दरभंगा में जो इम्पोर्टेंस है, और दरभंगा के लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि जब दुर्गेश जी का हम लोगों ने इंटरव्यू किया था पंचायत वाले, तो वो तकरीबन हर शाम जब भी वो दरभंगा में रहते हैं तो 4, 4:30, 5 बजे जो है वो रोज श्यामा माई मंदिर जाते हैं, और ये कहते हैं कि मुझे जो भी जिंदगी में मिला है वो इन्हीं के वजह से मिला है। व्हाट इज योर टेक ऑन ये जो रिलीजन और धर्म और भगवान, किसी पर्टिकुलर भगवान की तरफ ज्यादा आस्था है? लगता है कि हाँ, कि जैसे मुझे तो लगता है कि महादेव ही सब कुछ है। डू यू हैव अ फेवरेट गॉड? फेवरेट गॉड मतलब टिल अ पॉइंट इट वाज हनुमान जी।
आई थिंक सभी बच्चों के हनुमान जी होते हैं। हाँ क्योंकि भाई बचा लेंगे, भूत आएगा तो बचा लेंगे, कुछ प्रॉब्लम हो तो निकाल देंगे, कुछ थोड़े शरारत भी करेंगे तो चलो कुछ बोलेंगे नहीं। तो फिर क्या चेंज हुआ उसमें? एक ये भी चीज है, हनुमान जी इसलिए भी, आप कितने आप बड़े एथीस्ट बन जाए, कुछ भी बन जाए, जब आपको डर लगता है कभी, तो आप फिर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर पे ही आते हैं वापस। डू यू रियली थिंक कि दैट हनुमान चालीसा में इतनी पावर है, इतना उसका मैजिक है? डू यू फील लाइक दैट कि यार कुछ बात है हनुमान चालीसा में? हमको लगता है हम में इतना ज्ञान अभी तक नहीं है कि हम इस चीज को समझ पाए, बट वो ये है कि बचपन में क्या होता था, जब तबीयत खराब होता था, कुछ चीजें तो होती थी कि अब वो बिलीफ है या क्या है वो, मतलब हमको नहीं लगता हम में इतना समझ है कि हम उसको इस चीज को समझ पाए बहुत अच्छे से। इस पे तो अभी भी बहुत रिसर्च हो ही रहा है। Have you ever felt कि you are an atheist or what is, मतलब religious bent क्या है? As in, do you think कि भगवान पे विश्वास रखते हैं, नहीं रखते हैं, या कोई ऐसा मोमेंट आता है जब भगवान पे थोड़ा ज्यादा विश्वास हो जाता है? हाँ, ऐसा कुछ लगता है? Did you या लेट्स से जब कोक स्टूडियो हुआ, तो did you like look up and said कि भाई भगवान शुक्रिया, थैंक यू ये हुआ, ऐसा कुछ, या ऐसा कुछ मोमेंट था, ऐसा कुछ हुआ था? मतलब हम जिस वे में अब मेरा जितना समझना है भगवान को, तो आई थिंक मतलब हम लोग जितना वो बना के रखे हैं ना कि अरे मतलब इट इज मोर लाइक, मतलब अगर गीता ही देखे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, तो वो भी बोलते हैं कि तुम्हारा कर्म ही है, तुम डोंट प्रेज मी, इट्स अबाउट योर कर्म। तो वो वहां पे भी एश्योरेंस नहीं है ना, कि कर्म का फल तुमको मिलेगा ही, है ना, वहां पे एश्योरेंस उस श्लोक में भी नहीं है। तो आई डोंट फील लाइक थैंकिंग, मतलब फॉर मी इट्स लाइक, मतलब इट इज सपोज टू हैपन। अच्छा। और अगर वो बात करें कि बिलीफ का, तो वो एज वाइज, मतलब अगर 6 साल पहले चले जाएं तो मतलब बिलीफ एकदम अलग था। वो धीरे धीरे, मतलब पहले एकदम ही थीस्ट, फिर हो जाता है कभी कभी ऐसा हो जाता है एकदम ही आप एकदम एंटी थीस्ट बन गए, फिर एथीस्ट बन गए, फिर एग्नोस्टिक बन गए, फिर आप और ज्यादा समझते हैं। तो हमको लगता है हर एज में आप, मतलब एज वाइज ये चीज आप ज्यादा समझ पाते हैं। अब अगर जैसे चीजें होने लगती हैं तो अब लगता है कि मतलब वाई, मतलब there are maybe less reasons to not believe it. If believing on it helps, आप बहुत लोगों को सुनते हैं जिनको आप आइडियलाइज करते हैं, तो आपको लगता है अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो एकदम नहीं ही मानना है ना। और फिर एक एज में जब आप अपने समझ से उस चीज को समझते हैं, एंड एट दिस पॉइंट आई फील लाइक इफ इट हेल्प्स, इट हेल्प्स। बट मेरे लिए सबसे बड़ा मानना ये है कि इंस्टेड ऑफ जस्ट बिलीविंग इन अ गॉड, और जो भी अपर अथॉरिटी को आप मानते हैं, सबसे बड़ा मानना है कि आप पहले एक अच्छे नागरिक बनिए, अच्छा इंसान बनिए, उसके बाद मतलब आई थिंक दैट इज हाउ यू विल बी ब्लेस्ड एज वेल। ये मेरा मानना है अभी फिलहाल। पटना की सड़कें बड़ी पतली होती जा रही हैं। हम लोग घर भी तो वैसे ही बनाते हैं, एकदम ऐसे चिपका चिपका। बिहार में घर ऐसे होना चाहिए ना, तल्ला ठोकते हैं हम लोग, है ना। हाँ। क्या लगता है, मतलब मटेरियल चीजों को लेके लगता है कि हाँ मुझे एक घर बनाना है, इतना बड़ा घर होना चाहिए, उसमें इतनी स्टोरी होनी चाहिए, ऐसा लगता है? डू यू थिंक, डू यू हैव अ थिंग लाइक दैट कि यार ऐसा होगा तो ही मैं ये तो करना है? लेट्स से कि 1 कट्ठा में 2 कट्ठा 4 कट्ठा में घर बनाना है, और उसके बाद फिर हम लोगों को क्या, मतलब मेरा प्रेफरेंस है शांति, मतलब एकदम शांत। और हमको ऐसा कि एक घर हो, उसमें कॉफी बनाने का जगह हो। मतलब रिसेंटली हमको बहुत चस्का चढ़ा है कॉफी का। तो चाय पीते हुए बड़े हुए, कॉफी पीते हुए बड़े हुए? चाय पीते हुए बड़े हुए। कैसी चाय पसंद है? चाय तो हम लोग का फेवरेट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है मेरा। बिल्कुल। तो कैसी चाय पसंद है? चाय जो उत्पल बनाए, एकदम इलायची मार के, अदरक मार के, तुलसी डाल के, एकदम पूरा उसको ना, मतलब आयुर्वेदिक दवा बना देते हैं। चाय में भी तड़का होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, और वो गले को सूद भी करता है ना। यहाँ गाड़ी की पार्किंग मिल जाएगी मोस्ट प्रोबेबली। ये तो पटना है, अनप्रेडिक्टेबल है।
अगर अभी भी कोई लगा देना हम लोग से पहले तो हमको वो नहीं होगा। बट बोरिंग रोड में पार्किंग की बहुत ज्यादा दिक्कत है नहीं। हाँ। अरे लखिए बाबुल मारे का अच्छा, जैसे ये बहुत क्लीशे क्वेश्चन है एंड आई एम श्योर बहुत लोगों ने पूछा भी होगा ये, और लेकिन ये सवाल के बिना मैं मतलब इंटरव्यू थोड़ा इनकम्प्लीट रह जाएगा। रेखा भारद्वाज के साथ गाना हाउ वाज इट? बहुत अच्छा लगा। मतलब aren't you tired of saying that, because obviously जितनी बड़ी वो पर्सनालिटी है उनके साथ गा के कैसा ही लगेगा, बट टेल अस समथिंग, मतलब ऐसा कुछ होता है कि जब आप उनके सामने परफॉर्म करते हैं तो ऐसा लगता हो कि यार नर्वसनेस हो, या ऐसा कुछ मोमेंट हो कि यार कुछ ट्रिगर करता है वहां पे, लगता है कि यार नहीं होना चाहिए ऐसा, या थोड़ा ज्यादा हो रहा है, या थोड़ा कम अच्छे से गाऊं, ऐसा नहीं हो कि इनसे ज्यादा अच्छा गाने लगूं? ऐसा कभी लगा कि रेखा भारद्वाज से अच्छा गा रहा हूं मैं? मतलब ऐसा लगता, अगर मतलब वो कंफर्टिंग माहौल नहीं मिलता शायद, बट हमको लगता है वो शायद नहीं भी हो सकता है, बिकॉज स्टूडियो के बाहर तक ही होता है वो नर्वसनेस। क्योंकि सबसे पहले फिर वही होता है कि आप स्टूडियो एंटर, जैसे ही वो स्टूडियो का दरवाजा बंद होता है, आप रियलाइज आपको होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हैं, आपको बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है कि आप वहाँ पे अपना बेस्ट दें। और बहुत मतलब लकीली ये हुआ कि रेखा जी के साथ बहुत देर बात हुई, मतलब बहुत देर हम लोग बस बात की, और वो फिर मतलब शी बिकेम लाइक वी बिकेम फ्रेंड्स। क्या बात हुई? कुछ बताया, कुछ मैंने ऐसे कुछ गुरु मंत्र दिया उन्होंने, या उन्होंने कुछ बताया हो कि यार उदित ऐसे कुछ करो तो कुछ हो सकता है, या उन्होंने कुछ ऐसी कुछ उनकी कोई बात याद है? अब पहले तो कोई क्लीशे बात मत बताना, ऐसा नहीं बताना कि जैसे यार आप बैठे हुए यार रेखा भारद्वाज के साथ, तो जैसे बैठे हैं, जैसे हम बैठे होंगे तो हमारा मन कर जाएगा कि यार एक बीड़ी जलाते हैं। ऐसा कुछ मन हुआ, कुछ पूछा, कुछ बताया उन्होंने अपनी तरफ से? सबसे पहले तो कश्मकश था कि स्केल का, और मेरे लिए वो एकदम मतलब इम्पॉसिबल था करना वो स्केल पे। आई थिंक बी फ्लैट पे हम लोग गाना किए हैं, और हम गाना गा रहे थे जी मेजर पे। अच्छा, हम लोग के जैसे म्यूजिकली अनपढ़ लोगों के लिए बी फ्लैट और जी मेजर दोनों बराबर ही हैं। लाइक जी मेजर से जी शार्प मेजर हुआ, जी शार्प से जी शार्प हुआ। मैं ऐसे एक्ट करेंगे जैसे हम लोग को पता है। हाँ, तो जैसे आप मतलब ऊंचा गाना होता है, ऊंचा गाना या बेसुरा गाना होता है, या कम बेसुरा गाना होता है, अच्छा गाना होता है, थोड़ा ऊंचा गाना। बट जैसे थोड़ा गा के बताएंगे, जैसे अगर हम जैसे जी मेजर में अगर गाना हो आपको गाना, तो कैसे गाएंगे आप? एक सेकंड बस तान पूरा ही लगा दें कि अगर जी मेजर में हम गाएं, जैसे जी मेजर में अगर आप कचौड़ी गली को गाते हैं, तो कैसे गाएंगे? मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैला बलमो से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बलमो। और अगर बी फ्लैट में गाना हो तो ये उस टाइम समझ लो इम्पॉसिबल था, मतलब वो स्टूडियो में। तो आप लोगों ने बी फ्लैट में गाया ये गाना? हाँ। बी फ्लैट में कैसे गाते हैं? मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैला बलमो से जिया पे लौटे काला नाग हो कचौड़ी गली, सुन कैला बलमो। तो ये एक हम चेक भी कर ही लें कौन से स्केल में यहाँ पे। मेरे शायद उससे भी ऊपर है। मिर्जापुर कैला गुलजार हो कचौड़ी गली, सुन कैला बलमो। किसी इस गाने को, जैसे कोई भी गाना आपका जो फेवरेट ट्रैक हो, बॉलीवुड हो या कोई भी हो, एक पॉपुलर गाना जो हो, जो आपको लगता हो कि आप डिफरेंटली गाते हैं, या एक डिफरेंट स्केल में गाते हैं, कौन सा गाना होगा वो? मतलब हर गाना ही अपने स्केल में गाते हैं। जैसे कौन सा कोई गाना हाल फिलहाल का कोई गाना बताइए। हाल फिलहाल का हो, पहले का हो, कोई गजल हो, कोई भी एक गाना हो जो आप अपने तरीके से गाते हैं।
हमको बहुत पसंद है, एक तो हम आज है, मोरा सिंह मुझसे बोले ना, एक बार सावन भी, लेकिन हम लोग कर चुके हैं। तो दूसरा कोई गाना करे, कोई हाँ कोई भी गाना। आंखों के सागर हमको बहुत। तड़पना मेरा हंसना तेरा, तड़पना मेरा हंसना तेरा, नींदे मेरी सपना तेरा, आँखों के सागर होठों के सागर। गाना तो बहुत बढ़िया गाते थे यार, बहुत बढ़िया गाते। और बहुत बहुत एक चीज है इस गाने में जो बहुत लोगों को नहीं पता है। बताइए क्या है वो गाना? जैसे आंखों के सागर, होठों के सागर, और सागर इज समंदर, सागर इज ग्लास ऑफ वाइन। ग्लास ऑफ वाइन हाँ। बिहार में बैन है। तो ये जैसे जैसे क्योंकि आप बिहार से हैं, हाँ। वो जो एक रीजनल इन्फ्लुएंस काफी होता होगा हाँ। आपकी आवाज पे, आपके टोन पे, या आपके हाँ। बात करने के लहजे पे। हाँ। जैसे हमारे लिए तो सागर और सागर बराबर ही है। बिल्कुल। कैसे काम करते हैं उस चीज पे आप अपनी आवाज को? जैसे कि आपने मुझे बताया कि आपने एक गाना रिकॉर्ड किया था जो मैनिफेस्टेशन की हमने बात की थी, हाँ। शफकत अली खान के साथ। हाँ। उनके साथ जब आपने बताया कि उन्होंने काफी आपके प्रोनाउंसिएशन पे काम किया, आपके नहीं, वो गाने के ग्रामेटिकल एरर्स पे, गाने के ग्रामेटिकल एरर्स पे। कुछ हाँ। बताएंगे कैसा एरर था, क्या था? मतलब वही के झूठे हो जान, तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं है, जो तू है तो क्या मांगू, नींदों में तुम हो, मेरा था नज़्मों में तुम हो, एंड ही करेक्टेड इट टू नज़्म में तुम हो। अच्छा, हाँ। ओके। तो जैसे रेखा भारद्वाज, कमिंग बैक टू रेखा भारद्वाज, कभी ऐसा मन में लगा कि या ऐसा हो सकता है कि भाई विशाल भारद्वाज की अगली फिल्म आए और एक गाना गा रहे हैं? डिड यू एवर टॉक टू हर अबाउट हर हस्बैंड्स फिल्म्स, और कभी इस बारे में बात की उन्होंने, आपने उनसे, या कुछ ऐसी बात हुई हो जो आउट ऑफ लीग हो, उस गाने से अलग कोई बात आपकी हुई उनसे, रेखा भारद्वाज से? रेखा भारद्वाज, आई डोंट रिमेम्बर बहुत सारी चीजें, बट इट वाज मतलब बहुत सारी चीजें ही मतलब डिस्कस हुई अबाउट विशाल भारद्वाज सर। मतलब आई हैव बीन अ बिग टाइम फैन, मतलब तेरे लिए उनका जो लिखने का तरीका है और मतलब गाना बनाने का तरीका, इतना जिस तरह से मतलब हम लोग भी अभी काम कर रहे हैं, मतलब जो अनकन्वेंशनल तरीका है, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक साउंड लोग जो है ना टिपिकल साउंड बन चुका है, और वो मतलब उसके एकदम अलग है, उनको जो फील हो रहा है, उनको जिस पे भरोसा है, वो उस तरह से गाने बनाते थे। डू यू बिलीव इन दैट आइडियोलॉजी वेयर इन यू आर प्लेइंग योर ओन गेम, बट जो लोग कर रहे हैं, जो आपको लोग कह रहे हैं, जैसे हमें अक्सर कहा जाता है कि आप लोग ऐसे लोगों का इंटरव्यू क्यों नहीं करते जिससे जो वायरल जाए, या करोड़ों के व्यूज आए, करोड़ों का यूट्यूब आपको पैसा दे, ऐसे लोगों को क्यों नहीं इंटरव्यू करते? तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि यार वी आर प्लेइंग आवर ओन गेम। डू यू बिलीव इन दैट सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजी वेयर इन यू आर सिंगिंग योर ओन सॉर्ट ऑफ सॉन्ग्स, और आप अपने वो कर रहे हैं जो आपको करना चाहिए, रादर देन वो जो आपको पब्लिक कह रही है? आई थिंक एक टाइम तक था कि आई वाज चेजिंग दैट फिगर, आई थिंक 2019-20 तक आई वाज चेजिंग मतलब पॉपुलैरिटी, है ना, मतलब क्योंकि आप जब म्यूजिक करते हो तो होता है ना कि अरे इतना बड़े स्टेज पे जाए, मतलब ये करें, वो हो, ऐसा हो, इतना पैसा हो, है ना, कि बड़ी गाड़ी हो, घर हो, बट जब आपको रियलाइज होता है मतलब कि इतना आसान नहीं है म्यूजिक, मतलब तो आप फिर वो सब छोड़ देते हो। And do you also feel that that is not the purpose of it, as in हाँ, वही रियलाइज होता है उसके बाद, कि आपको रियलाइज होता है कि यू आर डूइंग इट बिकॉज यू वांट टू डू इट, यू लव इट, एंड फॉर द लव ऑफ इट, है ना। तो फिर हमको लगा कि हमको क्या करना पसंद है, तो हमको रियलाइज हो कि गजल बहुत ज्यादा पसंद है, सेमी क्लासिकल बहुत पसंद है, मोरा सैयां वैसे बोले ना, तो हम बोले, फिर मेहदी हसन साहब, गुलाम अली जी, जगजीत सिंह साहब, और फिर
फोक सॉन्ग्स जो सुनते हुए बड़े हुए, मालिनी जी को, भरत शर्मा व्यास, और फिर देवी करके एक सिंगर बहुत पॉपुलर थी, बहुत पॉपुलर थी, है ना, सासू मोरा मारे राम, कल्पना पटवारी जी, बिग फैन, मतलब फॉर व्हाट शी हैज डन फॉर भोजपुरी यू नो कम्युनिटी, भोजपुरी स्पीकिंग कम्युनिटी। शी इज फ्रॉम असम भाई, वहां से कोई इंसान, मुझे बहुत वक्त लग गया था ये चीज को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि दिल्ली में हम लोग कई ऐसे लड़कों के साथ पढ़े थे जिनका सरनेम वाज पटवारी, बट ये हम लोग को, मतलब मुझे पर्सनली भी समझने में इस चीज को काफी टाइम लग गया था कि वो एक्चुअली असम से है, बट इतना भोजपुरी गाना उन्होंने गाया है, और ये मुझे भी थोड़ा शॉकिंग टाइप का था, बट इट्स ऑल्सो मतलब ये एक अच्छा साइन है कि आप कैसे किसी और कल्चर को बहुत अच्छे तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। एनी फेवरेट सॉन्ग्स of her? There's my very favorite songs of mine. Favorite song of mine, बिरहा नाम का एक गाना है, कोक स्टूडियो पे ही है, कल्पना जी का, और मेरे इंस्टाग्राम पोस्ट पे जो है वो लगा हुआ, और मतलब इतना सुंदर गाना है, ध्रुव गानेकर जी का प्रोड्यूस किया हुआ। गा सकते हैं क्लाइन? सरसों के साथ, बहुत बहुत टफ है उसको याद करना भी। हाँ पुत हो बिगड़ लेवा। Do you want to collaborate with anyone in future? Do you have a wish list कि यार मेरे को इनके साथ कोलैबोरेट करना है या इनके साथ कुछ काम करना है? ये जो चलो सिंगिंग है ठीक है, बट it will also help you reach places and do what you want to do. But in future, do you see collaborations as in कि हाँ मेरे को इनके साथ गाना है या इनके साथ म्यूजिक प्रोड्यूस करना है या इस तरह के गाने करने हैं? Do you feel like that? हमको लगता है जो इन द वे आ जाएगा, मतलब कोलैबोरेशंस का ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, बट जो भी इन द वे आ जाएगा, जो भी सेम आइडियोलॉजी पे काम कर रहे हैं, जैसे अगर इंडिपेंडेंट म्यूजिक की बात करें तो आई रियली लव दिस आर्टिस्ट कॉल्ड शिकरेवाल। आई कोलैबोरेटेड विद सुधांशु पांडे शाइको। फिर इंडिपेंडेंट सीन में बहुत सारे लोग हैं, मतलब आई वुड रियली वांट एक टाइम पे कि मतलब हम ना बाकी जो फोक म्यूजिक है या बाकी जो इंडिपेंडेंट सीन है उन मतलब वहां से कोलैबोरेशंस निकल के आए, वहां से कोलैबोरेशंस निकल के आए इज व्हाट यू आर लुकिंग। ओके, सो दैट व्हेन यू सिंग अ सॉन्ग और व्हेन यू जब आप गाना गाते हैं या जब ये इस फील्ड को चुना, व्हाट वाज द पर्पस ऑफ इट? टू बिकम फेमस, टू अर्न मनी, टू गेट अ गुड कार, बड़ा घर, या जैसे हमारे बिहार में होता है ना कि अभी हम लोग गाड़ी में बात भी कर रहे थे कि तल्ले पे तल्ला ठोकते जाते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर, फिर फर्स्ट सेकंड 4, और जिंदगी भर हम लोग ये बोलते रहेंगे अरे हमारा तो 4 फ्लोर का घर है। क्या व्हाट इज योर आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ? आइडिया ऑफ अ गुड लाइफ और पर्पस दैट की लगता हो कि हाँ मेरे को ये चाहिए, या इतने पे मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। एट दिस पॉइंट इट्स जस्ट पीस, मतलब एकदम शांत और एक कॉफी बनाने वाला जगह हो, बरिस्ता हमको एक सम सॉर्ट ऑफ बरिस्ता बनना है। You are a coffee person? Yep, I am a coffee person. हमेशा से कॉफी ज्यादा पीते थे या चाय? मतलब जब तक मुंबई नहीं गए थे ना तब तक चाय बहुत पसंद था। हम लिटरली सुबह उठ के ना अपना ऐसे पतीला लिए, उसमें पानी डाले, अदरक कूटे, तुलसी लिए, फिर इलायची लिए, लौंग लिए, सब डाले, उबाले, चाय पत्ती डाले, है ना, फिर लीफ जो है, लीफ, हमारे यहाँ लीफ और गोलदाना का बड़ा वो है। गोलदाना, पतला दाना बहुत पसंद है हमको, वो डाले, उबाले, दूध डाले, और फिर बैठे और शांति से एकदम उसको एंजॉय करके, मतलब क्योंकि गले पे भी लगता है ना, इतना सारा चीज मिल जाए तो अलग ही आनंद होता है, सूदिंग होता है, आत्मा को भी सुकून देता है। तो ये कॉफी से जो चाय से कॉफी की तरफ जो स्विच होता है, ये कैसे कन्विंस करता है एक आदमी? मतलब मुझे बहुत लोग कन्विंस करते हैं कि तुम चाय छोड़ दो, मतलब लेकिन हम कर नहीं पाते। तो जब ऐसे मतलब लोग जब आपको चाय पीने वालों को जब कॉफी पीने वाले करप्ट करते हैं तो थैंक्स टू ख्वाब भाई, थैंक्स भाई ये परिवर्तन लाने के लिए। ख्वाब भाई कौन है? ख्वाब भाई मतलब जिन्होंने प्रोड्यूस किया कचौड़ी के लिए। तो कैसे ख्वाब भाई से कैसे मिले आप? क्या मतलब कैसे ये पूरा जो आपका
कुछ इस बारे में बताइए, ख्वाब भाई के बारे में और आपके दोस्ती के बारे में। तो ख्वाब भाई ऐसे हैं, मतलब बहुत, ऐसा नहीं मैं ख्वाब भाई को जानता नहीं हूँ, हाँ, लेकिन आपसे सुनना चाह रहा हूँ कि मतलब क्या बहुत फनी सा लगेगा ये हाँ। कहना कि ख्वाब भाई को हम जानते थे बहुत पहले से, मतलब ही इज वर्किंग विद दिव्यम सोडी, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और उनका गाना आया था बहुत बेचैन, तब हम नहीं जानते थे एक दूसरे को, ना हम दिव्यम को, ना हम ना ख्वाब भाई हमको। तो उनका गाना आया था बहुत बेचैन, कवर था बट स्पॉटिफाई पे था, बहुत बहुत प्यारा गाना है। तो हम बस देखते रहते थे, सुनते रहते थे, और कचौड़ी गली का एक वीडियो हम डाल दिए थे जिसमें हम एक्सप्लेन किए हुए हैं कि क्या आई फेल्ट, मतलब परफॉर्म करने से पहले कि हम इतना पढ़े, जब गाने के बारे में पढ़े तो मतलब एकदम अजीब ही फील हुआ, तो वो पूरा हम उसमें डाल दिए थे। तो अब मैनिफेस्टेशन भी था कि हमको बड़ा मन था ख्वाब भाई के साथ काम करने का, और वो लैंड कर गया उनके फीड पे, और वो देखे, वो पूरा पढ़े, और ही टेक्स्टेड मी कि हे ब्रो, लव योर वॉइस, वुड लव टू वर्क। तो फिर हम तुरंत रिवर्ट बैक किए, और फिर आई थिंक 1.5 साल पहले हम लोग मुंबई में मिले, और फिर वहीं से जर्नी शुरू हुआ, वहीं पे मिले, ख्वाब से मिले, फिर राघव से मिले, राघव के घर पे, और बहुत ही मतलब बहुत कंफर्टिंग ये माहौल है कि मतलब जैसे आप अगर टिपिकल सिनेरियो देख लें तो ना, मतलब एक झिझक होता है, वहाँ पे इट फील्स लाइक वी आर फ्रेंड्स, मतलब काम करने में जो जितना आप अपना 100% दे सकते हैं ना, क्योंकि अगर झिझक के बात करें, अगर इंटरव्यू ही मान लीजिए हम बहुत टिपिकल वे में एक इंटरव्यू रखें कि ये फलाना सेट है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो फिर आप निकल के नहीं आइएगा, या हम निकल के नहीं आएंगे। तो वैसे ही होता है, जब आप कंफर्टेबल माहौल में रहते हैं तो एक गाना, खूबसूरत गाना निकल के आता है, तो ख्वाब भाई के साथ वो था। ये इंटरव्यू कैसा लग रहा है अभी तक? हमको काफी सही मजा आ रहा है, वो मतलब कार में भी हम लोग थे ना, कार में भी हम लोगों ने बात किया, हाँ, ज्यादा बोर तो नहीं किया आप लोग, आपको हम लोग? हाँ, इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब एक टिपिकल वो नहीं लग रहा है कि ये फलाना सवाल वाला, मतलब एक जेनरिक सवाल नहीं है। तो हमने तो आपको बोला ही था कि हम लोग कभी भी लिख के सवाल नहीं लाते, हमने बोले नहीं, इस बार भी रास्ते में भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लिख के कुछ सवाल लाएं, फिर हमने सोचा क्या ही लिख के लाओगे, अगर हम लोग लिख के लाते तो मे बी कॉफी पे बात नहीं होती, मे बी स्पिरिचुअलिटी पे बात नहीं होती, मे बी इस बात पे बात नहीं होती कि कितना तल्ला हम लोगों को ठोकना है। अभी इसके बाद व्हाट इज योर प्लान लाइक? अब व्हेन दिस फेम अराउंड और दिस जो बज है कोक स्टूडियो का, जब ये शांत होगा, उसके बाद के लिए क्या सोचा है? बस वही वही करना है जो कर रहे हैं अभी, मतलब मेन प्लान है कि क्योंकि बिहार से बहुत ही खतरनाक लोग आए हैं यार, मतलब लिटरेचर में, मतलब अगर पोएट्री में ले लें तो रामधारी सिंह दिनकर जी हो गए, फिर लिटरेचर में अगर ओवरऑल लिटरेचर में ले तो भिखारी ठाकुर जी क्या लिख रहे थे उस वक्त में, है ना, हम लोग बात करते हैं कि जॉन लेनन क्या लिख रहे थे, लेट इट बी, इमेजिन, मगर अगर बात करें बिहारी लिटरेचर की, तो उससे पहले क्या क्या होके चला गया, मतलब बीट भिखारी ठाकुर जी, महेंद्र मिश्र जी, विद्यापति जी, उस वक्त में वो मतलब ऐसे प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे जो शायद आज भी ना करे लोग गानों में। कुछ इंस्टेंसेस बताएंगे, कुछ आपने जो पर्टिकुलर कुछ आपको ऐसा लगा हो कि हाँ बहुत मूव किया हो इन लोगों के बारे में? हाँ, अगर बात करें सबसे पहले विद्यापति जी की, क्योंकि हम खुद मिथिला से आते हैं, तो हल्ला था कि मतलब महाकवि विद्यापति हैं, तो हमको लगता है यार इतना बड़ा टाइटल काहे देना है, मतलब महाकवि विद्यापति, है ना, तो हम पढ़ते थे, गाते थे बहुत, जब बड़े हुए और हम पढ़े विद्यापति जी को, और उनको थोड़ा समझने का प्रयास किए कि लिखे हैं पिया मोर बालक हम तरुणी के, और तो हमको बहुत ज़्यादा लगा कि ही इज़ टॉकिंग अबाउट द इमोशनल इमैच्योरिटी। बोले उस टाइम में वो इंसान सोच के रखे हुए थे, और अभी तक मतलब सोसाइटी में इस चीज़ पे बात नहीं होती है। और ही वाज़ टॉकिंग अबाउट व्हाट नॉट, अगर आप पढ़ें उनको, मतलब थिंग्स दैट आई वोंट फील टॉकिंग अबाउट, शायद एज़ इन ही इज़ टॉकिंग अबाउट द बहुत सारी चीज़ें जो टैबू है, मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट प्यूबर्टी,
गाने में, कोई नहीं लिखेगा शायद आज के डेट में, और वो उस वक्त पे लिख रहे थे। इसलिए कहते हैं कि शायद मिथिला का जो रीजन है वो ज्यादा कल्चरली रिच है। डू यू फील, कभी सोचा है इस बारे में कि क्यों मिथिला के लोगों ने ज्यादा अच्छे तरीके से अपने कल्चर को सहेज के रखा हुआ है? आई थिंक वही, मतलब उसका बहुत बड़ा रीजन था कि ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको पढ़ा गया, क्योंकि बहुत बड़ा रीजन ये होता है कि, मतलब मेरा भी मानना है ये कि द कल्चर दैट यू कंज्यूम इज द कल्चर दैट यू क्रिएट अराउंड यू। तो जब कंजप्शन ही यही हुआ होगा तो यही बनेगा। और आते हैं फिर हम लोग, ये विद्यापति जी का हो गया, भिखारी ठाकुर कैसे मूव किया अभी रिसेंटली। उनका एक प्ले है बेटी बेचवा। तो एक ये चीज होता था कि बाप बेटी को बेच देता था पैसे के लिए, मतलब गरीब घर में अगर है तो मतलब अ, पैसे के लिए बेटी को बेच देता था। अब ये शायद भिखारी ठाकुर जी देखे होंगे ये सारा इंस्टेंस, मतलब कैसे, हाउ डज इट वर्क, और ये उस वक्त में वो लिख दिए एक प्ले कि ऐसा होता है। अब वो प्ले हर जगह चलना शुरू हुआ, लोग पढ़ना शुरू किए बेटी बेचवा, और उसके बाद उसका हमको कभी नहीं लगता था कि आर्ट ना मतलब एकदम सोशल, एकदम कल्चरल रिवॉल्यूशन ला सकता है। मतलब मानना नहीं था, पढ़े थे कि मतलब आर्ट से कल्चरल रिवॉल्यूशन आता है, ये होता है, वो होता है, बट कभी मानते नहीं थे, क्योंकि कोई ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं दिखा। अपने स्टेट में हम देखे एग्जाम्पल कि वो बेटी बेचवा लिखे, लड़कियां मंडप छोड़ के भागने लगी कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है, गांव वाले आने लगे, उस चीज को समझ में आने लगे। इट वाज सो मच ऑफ एन आई ओपनिंग थिंग। व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड योर पगड़ी? ये तो खून का रंग है। एक तो पहले ये होता था, कैप होता था ये, और अभी क्या हुआ कि मतलब ये मुरेठा, इसका जो एक वो, इसको जिस तरह से देखा जाता है मुरेठा को, कि मतलब कोई मजदूर ही पहनते हैं, है ना, और इसको उसके एक क्लास के साथ एसोसिएट कर दिया जाता है, तो फिर ये मुरेठा बन गया। जैसे पगड़ी है, पगड़ी को बहुत रेपुटेड वे में देखा जाता है, तो इसको क्यों नहीं देखा जाता है? अच्छा, एक बात बताइए, जब शादियों में देखते हैं अभी 50-50 के रुपए की गुलाबी रंग की लोग पगड़ी पहन के घूमते हैं, डू यू हैव अ थॉट ऑन, जैसे मैं देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि यार ये बताइए, पगड़ी इतनी इज्जत की चीज हुआ करती थी, और ये 50-50 रुपए में, 200-200 रुपए में 10-10 पीस और दर्जन बिक रहे हैं। सो आई लुक एट इट अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मुझे लगता है कि यार इट हैज बिकम सो चीप, लाइक इज्जतदार बनना इतना सस्ता हो गया कि कोई भी पगड़ी पहन रहा है। मतलब वो तो आई थिंक पर्सनल चॉइस है। वो उनका पर्सनल चॉइस है, ये मेरा बिलीफ है। मतलब ये फॉर मी दिस कैरीज, दिस विल गो विथ यू एज इन ऑल योर शोज। डू यू थिंक ये टाइमलाइन रखा हुआ है कि मेरे को तो ये पहनने, हर शो में पहनना ही है? जब तक मन करेगा, जब तक ये बिलीफ मेरा रहेगा तब तक जरूर। और ये इसका रंग भी खून का रंग है, क्योंकि जब हम देखते हैं मतलब क्लासिज्म, कास्टिज्म शायद बहुत बड़ा मुद्दा है। कोई ऐसा पॉइंट है जहां ऐसा महसूस हुआ हो, कुछ देखा हो, ऐसा लगा हो, जो मूव किया हो? ऐसा कुछ मेजर, सी दिस कम्स फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग ना। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लाल ऐसे ही उठा और मैंने आज से एक पगड़ी पहननी शुरू कर दी। बिल्कुल कुछ लगा होगा कि यार मैं ये नहीं करूंगा, या हाँ, मतलब इंस्टेंस ये ऐसा बताएं। कुछ बताइए। हम आरा में थे, ठीक है, आरा जिला, वहाँ पे बैडमिंटन खेलने जाते थे। ये शायद मेरे क्लोज फ्रेंड्स को ही पता है। तो आरा में बैडमिंटन खेलने जाते थे, हम बैठे हुए थे, और एक बाहर से जो कूड़ा कचरा जो उठाने वाले दो बच्चे थे, वो आए, एंड दे केम इन। को चार लोग बैडमिंटन खेल रहे थे, दे वर लाइक वेरी रिच, ऐसे सोना का चेन पहन के वो लोग खेल रहे थे। हाँ, और दे shouted at those two kids just because he dropped एक पॉइंट। और हो सकता है, मतलब आई डोंट नो, मतलब हाउ ही मस्ट हैव बीन फीलिंग अबाउट इट, और
बट हम जो ऑब्जर्व किए तो इट मूव मी थोड़ा उस वे में कि मतलब हमको बहुत बुरा लगा हाउ दे शाउटेड हिम एंड फिर वहाँ पे जो क्लब का गार्ड है वो उनको लेके गया, है ना, मतलब बाहर भगा दिया। तो ये थोड़ा हमको बहुत बुरा लगा हम जब घर आए एंड आई कुडंट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो बहुत अजीब लगा कि वो बच्चा क्या, उसको तो बस एक टूटा हुआ कॉर्क मिल जाता और फिर टूटी हुई एक बैडमिंटन मिल जाती। उसकी खुशी बस उतने में थी, वो तुम नहीं दे पाए उसको। तो ये क्लासिज्म का एक बहुत पीक एग्जांपल दिखा। डू यू थिंक इन योर म्यूजिक इट विल शो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जो सोसाइटी में गड़बड़ चल रहा है, चलता है या चल रहा है, ऐसा नहीं कि अभी ही चल रहा है या 100 साल पहले ही चल रहा था। डू यू थिंक ऑल दिस विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर म्यूजिक? हमको लगता है हम बहुत कुछ आज बता देंगे जिस तरह से जा रहा है। हम एक गाना भी लिखे हैं सोसाइटी। सोसाइटी के नाम से एक गाना है। हाँ, it is in English that I might release someday, but there is this one song मतलब that represents how I felt about how things go around। सिखाएंगे हमको ये टर्बन कैसे बांधी जाती है? जरूर, इस इंटरव्यू खत्म करने के बाद हम लोग सीखेंगे कि कैसा लगा। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। एंड ट्रस्ट मी, जब भी कोई गेस्ट आता है हमारे पास में, जब भी हम बिहार से किसी को भी देखते हैं इतना अच्छा करते हुए, तो हम लोग, मैंने अपने सारे पॉडकास्ट में तकरीबन सभी लोगों को यही कहा है कि भगवान करे कि आप इतने व्यस्त हो जाएं और इतना काम मिले आपको कि वक्त नहीं हो आपके पास इतनी आसानी से मिलने के लिए, जितना आसान आज रहा चीजों को, और बिहार को एक नई दिशा देने के लिए, बिहार को एक नया नाम देने के लिए, और बिहार का जो पॉजिटिव नैरेटिव पॉश बिहारी क्रिएट करना चाहता है, उस नैरेटिव मेरे लिए बहुत बड़ा पॉइंट ये भी था ना, जब हम देखे पॉश बिहारी, तो हाउ यू रिप्रेजेंट बिहार इज बहुत मतलब कमेंडेबल थिंग। और शायद ना, मतलब मेरे दिमाग में एक वक्त पे वही आया कि मतलब व्हाट यू आर डूइंग इज बहुत बहुत ही मजेदार। आई थिंक द बेस्ट हाउ यू रिप्रेजेंट बिहार, मतलब वी आर ऑन वेरी, मुझे जैसे लगता है ना कि जैसे कि मैं कभी सोचता हूँ कि, या हम कभी सोचते हैं, मैं वर्ड बहुत ज्यादा यूज नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन हम जैसा सोचते हैं कि बिहार को किस तरह से हम लोग मार्केट कर सकते हैं एज पॉश बिहारी, तो हमको लगता है कि जिस तरह से दिलजीत दोसांझ ने पंजाब को मार्केट किया है ना, या पंजाब को जिस तरह से प्रेजेंट किया है, जैसे वो कहते हैं कि अरे पंजाबी आ गए, या मे बी सम डे, नॉट उतने बड़े लेवल पे, बट हो सकता है कि थोड़े लेवल पे हम बिहार के लिए भी वो कर पाए कि नेवर एवर स्टॉप बिलीविंग। हम बताते हैं, एक इस पे भी इंस्टेंस हमको याद आ गया। हम राघव के साथ गए थे कोल्ड प्ले का शो अटेंड करने, ठीक है, और राघव सेड के मतलब आई वांट टू सी यू देयर समडे, कोल्ड प्ले वाज परफॉर्मिंग, है ना। तो हमको लगा सही में यार, मतलब ये इंसान हम पे इतना बिलीव करता है, मतलब हमको नहीं यकीन हुआ कभी हम कर सकते हैं। देन कोक स्टूडियो हैपेंड एंड नाउ nothing is going to stop you। गुड लक। बहुत ही बढ़िया लगा बात करके तुमसे। मैं बार बार आप में और तुमसे इस पूरे इंटरव्यू में हो रहा हूँ, बट आई थिंक मुझे लगता है कि अगर मैं आप बोलूंगा तो शायद मैं उतने अच्छे से, एक होता है ना कि जैसे जो छोटा होता है ना, उसके लिए आप ज्यादा अच्छे से चीजें मना सकते हो, या मुझे लगता है कि मैं मैं बिल्कुल रेस्पेक्ट से ज्यादा प्यार जो है वो रहेगा मुझे हमेशा इस चीज के लिए कि उत्पल हमेशा बहुत अच्छा करे, उसके पास खूब सारे शोज हों, खूब सारा म्यूजिक करे और अपने टर्म्स एंड कंडीशंस में करे, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहे लाइफ का, अपना नाम रोशन करो, इंडिया का नाम रोशन करो, लेकिन बिहार का नाम रोशन ऑलरेडी कर रहे हो। एंड आई थिंक वी विल ऑलवेज बी थैंकफुल फॉर fueling that idea of ours that Bihar is not only negative। बिहार में सिर्फ गलत नहीं होता है, बिहार से सही लोग, सही बंदे, सही दोस्त, सही लोग निकलते हैं, और यही बिहार हिस्ट्री रचा भी है। थैंक यू। कोई गई है सुन मोरा घरवा धनवा, तोहरे दरस बिन कल भी परनवा, सिसकत होए
विदेश वाके जानी जा विदेश वाके और बलम हो जानी जा